तो जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है और ये डायग्राम आज मैं आपको पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूं। इस डायग्राम को, इसमें जिहाद को दो हिस्सों में बांटा गया है ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि साजिश क्या है। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। अब आप इसको बड़ी स्क्रीन पर देखिएगा। इस डायग्राम में कही गई कुछ बातें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह डायग्राम इस समय हिंदी में आपकी स्क्रीन पर है और इसमें क्या लिखा है देखिए। एक तरफ कट्टर जिहाद है, दूसरी तरफ वैचारिक जिहाद है। हार्ड जिहाद, कट्टर जिहाद, जिसमें है इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, जिसके जरिए आर्थिक रूप से जिहाद करना होगा, जिसमें आप समझ लीजिए कि आर्थिक रूप से पैसे के लेन देन, बिजनेस, व्यापार में कैसे आप पोलराइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद है ऐतिहासिक हिस्ट्री जिहाद। इसके जो हथियार हैं वो हैं मैनिपुलेटेड हिस्ट्री बाय ग्लोरीफाइंग मुस्लिम पीरियड, जिसमें मुस्लिम जो मुगल काल था उसके बारे में शानदार बातें इतिहास में बता बताकर लोगों को भ्रमित किया जाए। फिर तीसरा है मीडिया जिहाद। इसके हथियार हैं यूज पेड मीडिया टू स्पीक इन फेवर ऑफ इस्लाम, यानी मीडिया को, पेड मीडिया जो है, डिजाइनर पत्रकार जो हैं, उनको अपने साथ मिलाइए ताकि वो इस्लाम के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लिखें और बोलें। उसके बाद है जिसको कहते हैं सॉफ्ट पावर जिहाद की, फिल्म और संगीत। इसके जो हथियार हैं वो हैं कि फिल्मों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें जो मुगल बादशाह थे, जो माफिया थे, उनको ग्लोरीफाई किया जाए फिल्मों के जरिए और गानों के जरिए, और जो इस्लामिक जो कल्चर है उसको लोकप्रिय बनाया जाए फिल्मों और गानों के जरिए, सॉफ्ट जिहाद। फिर सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का आधार बनाकर इसमें लिखा गया है कि इसमें जो लेफ्टिस्ट नेता हैं, कम्युनिस्ट नेता हैं, इस देश के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, उनका साथ इसमें लेना चाहिए। फिर है पॉपुलेशन जिहाद, जिसमें कहा जाता है, जिसमें लव जिहाद आ जाता है, जिसमें आता है कि 4-4 शादियां कीजिए और ज्यादा जनसंख्या बढ़ाइए। फिर लव जिहाद आता है जिसके बारे में आप जानते हैं। उसके बाद लैंड जिहाद है जिसे हम जमीन जिहाद कह रहे हैं, जिसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन आप घेरिए, अपनी संख्या बढ़ाइए और उन जमीनों पर मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसे बनाइए। उसके बाद है एजुकेशन, शिक्षा जिहाद, जिसमें है मदरसे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और अरबिक जो भाषा है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर है विक्टिम जिहाद, पीड़ित जिहाद। इसमें बताया जाना लोगों को यह बताया जाए कि हम तो विक्टिम हैं, हम पीड़ित हैं, इसलिए हमें रिजर्वेशन दिया जाए और हमारे लिए हमारे पर्सनल लॉज अलग हमारे बरकरार रखे जाएं, हमें ऑनरेरियम दिया जाए, हमें अलग से वजीफे दिए जाएं, अलग से नौकरियां दी जाएं, सब कुछ हमारे लिए जो कोटा है वो अलग हो। और फिर आता है डायरेक्ट जिहाद। डायरेक्ट जिहाद जो होता है वो असल हथियारों से होता है, गोली बारूद से होता है, और इसके अंदर जो आता है वो ये है डायरेक्ट आर्म्ड एक्शन अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, यानी इसमें हिंसा की बात कही गई है, आतंकवाद की बात कही गई है। तो जो आतंकवादी सोच वाले, कट्टर सोच वाले जो लोग हैं जिन्होंने भारत में जिहाद छेड़ने का फैसला किया है, तो जिहाद को आप सिर्फ ये मत समझिए कि जिहाद सिर्फ हथियारों से लड़ाई जाएगी। जिहाद अलग अलग हथियारों से, जो हथियार, एक तो आपके वो हथियार हैं जिनसे जान ली जा सकती है, लेकिन एक वो हथियार हैं जिनसे दिमाग पर असर डाला जा सकता है। इसलिए एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डिकोड किया है। 11 मार्च को डीएनए में हमने आपको जम्मू कश्मीर में चल रहे जमीन जिहाद का सच दिखाया था, आंकड़ों के आधार पर दिखाया था, तथ्यों के आधार पर दिखाया था। हमने आपको जिहाद का एक चार्ट भी दिखाया था और आपको बताया था कि कैसे भारत में सिर्फ आतंकवादी ही जिहाद नहीं फैला रहे हैं, बल्कि एक पूरा के पूरा खास वर्ग ऐसा है जो वैचारिक स्तर पर इस जिहाद को फैला रहा है। कहने का मतलब यह था कि एक सॉफ्ट जिहाद होता है और एक हार्ड जिहाद होता है। देश को जिहाद का सच दिखाना हमारा शायद सबसे बड़ा गुनाह था, क्योंकि कुछ लोगों को यह सच पसंद नहीं आया। ऐसे ही कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ केरल में जाकर गैर जमानती धाराओं में एक एफआईआर दर्ज करा के मुझे इसकी सजा देने की कोशिश की है। सीधे सीधे ये बताने की कोशिश की है कि अगर जिहाद का नाम लोगे तो सीधे जेल जाओगे। मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। जी न्यूज पर यह आरोप है कि जी न्यूज ने मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। कौन इन परेशानियों में पड़ेगा?
कौन अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा, कौन अदालतों के धक्के खाएगा, कौन जगह जगह देश भर में जाकर थानों में अपनी पेशी देगा। और इसके और भी बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे आपको जीवन भर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे मीडिया संस्थान ऐसे हैं जहां जीवन भर आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगी। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए कुछ खास कर्तव्य बनाए हैं। इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। इस्लाम का पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में ही अपना भरोसा रखेगा। दूसरा स्तंभ है सलात, फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात, आप इसे साल में 1 बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी आय का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान जरूर दे, चैरिटी करे, अंग्रेजी में अगर आप कहें तो। इस्लाम का चौथा स्तंभ है सौम, इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा यानी व्रत रखना जरूरी है। हिंदू उसे व्रत कहते हैं और इस्लाम में उसे रोजा कहा जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा इस समय रमजान का ही पवित्र महीना चल रहा है। इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्च उठा सकता है तो जीवन में कम से कम 1 बार उसे हज जरूर जाना चाहिए। यह तो ही इस्लाम के 5 स्तंभों की बात। जिहाद को इस्लाम का 6ठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर किसी पर हमला करके उसकी संपत्ति का नुकसान किया जाता है, इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर किसी को हराने के लिए जैविक युद्ध का सहारा लिया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। जिहाद ही नहीं, इस्लाम में तो साधारण युद्ध के लिए भी कई सख्त नियम हैं और इन नियमों का पालन न करना गुनाह माना गया है। पहला नियम यह है कि आप युद्ध की पहल खुद नहीं कर सकते। यह युद्ध किसी बादशाह या सुल्तान के निर्देश पर नहीं बल्कि सिर्फ किसी धार्मिक नेता के कहने पर ही शुरू किया जा सकता है। यह नियम यह भी कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन को भी पूरा सम्मान देना चाहिए और दुश्मन सैनिकों के साथ न्याय करना चाहिए। दुश्मन सेना के घायल सैनिकों का इलाज उन्हें अपना सैनिक मानकर करना चाहिए। युद्ध जितनी जल्दी हो सके उसे समाप्त करना चाहिए। अगर दुश्मन शांति की पहल करे तो फौरन युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। युद्ध के दौरान कुओं या पानी के स्रोतों में जहर डालना बिल्कुल प्रतिबंधित है। आधुनिक युद्ध की भाषा में कहें तो रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करना गुनाह माना गया है। जिहाद की परिभाषा को सदियों से हमेशा गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है। कौन इन परेशानियों में पड़ेगा? कौन अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा? कौन अदालतों के धक्के खाएगा? कौन जगह जगह देश भर में जाकर थानों में अपनी पेशी देगा? और इसके और भी बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे आपको जीवन भर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे मीडिया संस्थान ऐसे हैं जहां जीवन भर आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगी।